हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने एक्सरसाइज के कुल 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इन टेक्स्ट के भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें पूछा गया है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration। इसके अलावा हमें कहा गया है कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखिए जो कि एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखें और ज्यादा से ज्यादा नंबर किस तरह से एग्जाम में लें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक साइड एरोबिक रेस्पिरेशन लिख लिया है और एक साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख लिया है। अब हम इसके डिफरेंसेस को लिखेंगे। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। जिन दो चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना है, एक साइड उसको लिख दीजिए और दूसरी साइड दूसरे वाले को लिख के यहां पे लाइन लगा दीजिए और इसके बाद पॉइंट्स की फॉर्म में हम डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहां इसके नाम से ही पता लग रहा है एरोबिक। एरोबिक एयर, एयर मतलब एयर। तो ये वाली रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होगी और इसमें एन है। एन का मतलब आपको पता ही है, उल्टा होता है। तो अगर ये वाली रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में हो रही है तो ये वाली रेस्पिरेशन क्या होगी, एयर की एब्सेंस में। तो पहला पॉइंट ये कहता है द रेस्पिरेशन प्रोसेस takes place in presence of air। एयर मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है यहां। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर भी क्या करेंगे आप, सेम लिखेंगे सब कुछ, बस प्रेजेंस की जगह क्या लिख देंगे, एब्सेंस। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे आप। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ एयर, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, सॉरी, और एनर्जी।
तो इसके सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली broken down इसमें ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता है और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, इसके एंड में क्या बना था, ग्लूकोज फाइनली CO2 वाटर और एनर्जी में टूट गया था। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, the end products are ethanol, CO2 and energy। ये है सेकेंड पॉइंट। और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए आप आपकी बुक जो है उसका फिगर नंबर 6.8 जरूर समझिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये डिफरेंस हो गया, इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होगा, पूरा का पूरा ग्लूकोज टूट जाएगा, इसमें कंप्लीटली ब्रोक डाउन नहीं होगा। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, CO2 वाटर और एनर्जी। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, सॉरी पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग एरोबिक रेस्पिरेशन का एक फायदा यह है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का अमाउंट है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा, पॉइंट नंबर 4, mitochondria is involved in this process। इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। जहां भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूज जरूर होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फाइनल प्रोडक्ट्स ये वाले जो है CO2 वाटर और एनर्जी, ये वाली प्रोसेस होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। देखिए, देखने में लगता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत इजी है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो और चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो हमारी जो 10th क्लास की बुक है उसमें, या जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। और एक बात और, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ये बात ध्यान रखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपने ध्यान रखनी है। आपको पता ही है कि अब का जो पैटर्न है 2020 के बाद के पैटर्न में क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछ जाते हैं। तो आपको डीपली नॉलेज होना, अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके
नॉलेज के लिए बता दूं कि जो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि लैक ऑफ एयर, जैसे कि हमारे मसल्स में क्या होता है, कई बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं या क्रैम्प्स आते हैं तब ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आप सोचेंगे कम ऑक्सीजन लग रही है, वो इसमें आएगी या इसमें आएगी, क्योंकि लग तो रही है लेकिन कम लग रही है। तो जो लैक्टिक एसिड बनने वाली प्रोसेस है जो मसल्स में होती है वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि सीधी सी बात यह है एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होना, कम एयर की प्रेजेंस में यानी कि बहुत कम एयर की प्रेजेंस में, बहुत कम एयर लग रही है तो हम उसको ये मान के चलेंगे कि एयर नहीं लग रही। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यानी कि जो मसल्स में होता है क्रैम्प्स या एक्सरसाइज के टाइम पे, उसको ध्यान रखना आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में रखना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है एक नंबर के लिए, ट्रू फॉल्स में या फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है। एक बात और, जो फर्स्ट स्टेप है, यहां डिफरेंस पूछे गए हैं तो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप यानी कि ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनता है वो इसमें और इसमें दोनों में ही सेम तरीके से बनता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का, वो दोनों में सेम रहेगा, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। इसको देखने के लिए आप 6.8 डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद पाइरुवेट, पाइरुवेट के बाद एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, दोनों ही आपने ध्यान रखनी है। पहला कि जो लैक्टिक एसिड वाली चीज है, एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो एनारोबिक की कैटेगरी में रखनी है आपने। और दूसरा कि फर्स्ट स्टेप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये दोनों ही सेम है, कॉमन है, दोनों एक जैसा ही होता है। तो यहां अंतर लिखने थे, इसीलिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं उसको, क्योंकि इसमें भी अगर मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट स्टेप सेम है, इसमें भी फर्स्ट स्टेप सेम है, तो डिफरेंस नहीं रहेगा ना कि हम डिफरेंसेस को लिख रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। एक बार मैं इसको रब कर लूं। तो हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखेंगे हम, दिस प्रोसेस takes place in higher organisms। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in lower organisms। like yeast, bacteria, parasites, etc। एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर किसमें होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब हमारी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन मसल्स के अंदर हमेशा तो नहीं होती, कभी कभार होती है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं कि ऊंचे हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि जो वेल डेवलप्ड हैं, जिनमें अच्छा स्ट्रक्चर है। अच्छा स्ट्रक्चर का मतलब आप ये कह सकते हैं कि 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा ना कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जिनका ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे से है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, अच्छे से सिस्टम बना हुआ है, वो हायर में आएंगे। लोअर में क्या आएंगे, जो सेलुलर लेवल वाले हैं, जो बहुत ही, जिनके पास सही से ऑर्गन्स नहीं है, चलने फिरने के लिए पैर नहीं है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे।
तो ये प्रोसेस किसमें होती है? हायर ऑर्गेनिजम्स में। हमारे अंदर होती है एनरोबिक भी, वो जो एक्सरसाइज के टाइम या क्रैम्प्स के टाइम। लेकिन हम कौन सा हमेशा एक्सरसाइज करते हैं या हमेशा हमें क्रैम्प्स आते रहते हैं? ज्यादातर क्या होता है, 24 घंटे में से हम हमेशा ज्यादातर सांस लेते ही रहते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि हम कैसे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीव हैं। इसके अलावा हाइयर में प्लांट्स आ जाएंगे, जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है, जाइलम फ्लोएम है, सीड्स फ्लावर्स लगते हैं, बर्ड्स आ जाएंगे। प्लांट्स को भी छोड़िए, प्लांट्स की बात अलग कर रखते हैं कि हम अभी हम बात करते हैं एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स। ये सब क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और एनारोबिक की बात करें अगर हम, तो एनारोबिक में क्या होगा कि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के यार कौन रहता है? बहुत ही छोटे मोटे जीव, ये रहे। तो हमारे क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया था कि उन ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखिए जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये लिख दिए गए हैं, इसको आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। इस आंसर के खत्म होने के बाद यहां पर आप फिर से लिख सकते हैं इनके नाम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब भी कोई चीज पढ़िए, ध्यान से समझ के पढ़िए उसको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दिमाग हिल जाता है, यार ये कहां से कितना डीपली पूछ लिया गया, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर गए थे। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो डीपली पढ़िए चीजों को। और वीडियो समझ में आ गई हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और समझ नहीं आई हो तो एक बार दोबारा देखिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो डिसलाइक कीजिए। और आपके पास टाइम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कमी कहां पर रह गई है। हम उस कमी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुंचा सके। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।